हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान का हम आपका टेस्ट लेंगे। विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो में, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए किया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है परितारिका, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है रेटिना या दृष्टिपटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पे ये प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो ये क्यों टिमटिमाते हैं। ए ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे बताना है कि जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम्ब होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूल किसका होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है साथ में। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो दही, यहाँ पे देखिए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो को आपको प्लीज शुरू से लेके आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है कॉपर, डी ऑप्शन है यहाँ पे आयरन। तो निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो जो सोडियम होता है इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। ये वायु से भी अभिक्रिया करके यहाँ पे जलने लगता है। इसीलिए सोडियम को कहाँ पे डुबा के रखा जाता है, किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। और सोडियम को चाकू से आप काट भी सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, आप देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से दिखाई देता है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरा दिखाई देती हैं, तो ये हरा किस कारण से दिखाई देती हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है हरित लवक के कारण, बी ऑप्शन है आयरन के कारण, सी ऑप्शन है जल के कारण, डी ऑप्शन है खनिज लवण के कारण। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से दिखाई देता है, तो पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक। इसी के कारण क्या होता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, यानी यहाँ में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न की मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़े से, बी ऑप्शन है गिल्स से, सी ऑप्शन है मुख से, डी ऑप्शन है यहाँ पे नाक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मछलियां होती हैं वो किस अंग से श्वसन करती हैं। तो मछलियां हमेशा किस अंग से श्वसन करती हैं, गिल्स यानी गलफड़े से ये क्या करती हैं, श्वसन करती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 9 नंबर प्रश्न भी काफी ही महत्वपूर्ण है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है। जो रक्त यानी जो खून होता है उसका रंग लाल होता है, तो ये किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है आयरन से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, सी ऑप्शन है क्लोरीन के कारण, डी ऑप्शन है जिंक के कारण। तो रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है SO2, डी ऑप्शन है यहाँ पे O2। यहाँ पे क्लास टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ पे मिक्स टेस्ट होता है सुबह 5 बजे, और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 1 बजे दिन में, और मॉडल पेपर कब होता है, शाम 6 बजे होता है, और क्रैश कोर्स कब होता है, रात 8 बजे होता है। तो ये सभी क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्लास आपको करना बहुत ही जरूरी है। क्लास टाइमिंग आप लोग याद रखिए। और बच्चे पूछते हैं कि सर लाइव कैसे हैं, तो सर लाइव जुड़ना है तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते ही एक ऐसे घंटी का निशान आता है बेल आइकन को, तो इस पर भी आप लोग क्लिक कीजिएगा और ऊपर लिखेगा ऑल। तो इस ऑल पे आपको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो ऑल पे जब आप लोग दबा लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लाफिंग गैस क्या होता है, ये हंसाने वाला गैस होता है। अगर ये गैस किसी को लग जाए तो वो आदमी लगेगा हंसने। तो यहाँ पे देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है यहाँ पे ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पे बताना है कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो ये किसका मिश्र धातु है। ए ऑप्शन है यहाँ पे Fe और Zn, बी ऑप्शन है Na और C, सी ऑप्शन है यहाँ पे Cu और Zn, डी ऑप्शन है यहाँ पे Ca और Ag। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु होता है, Cu और Zn, यानी कॉपर और यहाँ पे जिंक का ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मिश्रण होता है पीतल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पीला जिसे हम लोग श्वेत फास्फोरस भी बोलते हैं, सी ऑप्शन है बैगनी, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जो पीला फास्फोरस होता है जिसे हम लोग श्वेत फास्फोरस भी बोलते हैं, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। यहाँ पे बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने
की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनीकरण बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो 30 प्रश्न हम आपको करवाएंगे वो काफी ही महत्वपूर्ण है, तो ये टेस्ट आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं, और आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार भी रहेगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट है। ए ऑप्शन है समअवयवी, बी ऑप्शन है समस्थानिक, सी ऑप्शन है यहाँ पे धातु है, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन के अपरूप है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन के अपरूप है, ये आपको पता भी होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? ए ऑप्शन है औरक्त विकिरण, बी ऑप्शन है तापीय विकिरण, सी ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो ओजोन परत होता है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ये क्या किस परत, ये जो ओजोन परत होता है ये किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी विकिरण से ये क्या करता है? हमको रक्षा प्रदान करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ये क्या करता है? ओजोन परत छानने का कार्य करता है, इसे पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है यहाँ पे 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होता है। तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा में। तो डायनेमो किस, यहाँ पे बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के यहाँ पे 2 नियम होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी आता है कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे अवतल दर्पण का एक और प्रयोग होता है, जो दाढ़ी बनाया जाता है, यानी शेविंग में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य से में कौन सा विटामिन मिलता है, सूर्य के प्रकाश से तो विटामिन डी मिलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न भी है, उसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे हवा, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश। तो किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रोपेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है मीथेन, डी ऑप्शन है यहाँ पे डीजल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लोहा। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, सोना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सोने को यहाँ पे पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और चादर के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, आघातवर्धीय कहलाता है। और यहाँ पे पूछा है कि सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है, तो वो होता है सोना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि लोहा क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा क्या है, तो लोहा क्या है, एक यहाँ पे धातु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है समतल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है सभी। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण क्या करता है कि किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसीलिए मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोग 30 प्रश्न देख चुके हैं, 30 प्रश्न आप देख चुके हैं, तो इसमें से आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि 30 में से आपका कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे और कमेंट करना आप लोग प्लीज नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे वोल्ट। तो प्रतिरोध का क्या एसआई मात्रक होता है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन यहाँ पे सही लगे वो आप हमें कमेंट करके भेज दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।